उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मैंने तुम्हें यही बताया था कि यह नक्शा एक बहुत बड़े खजाने का है जो ज़श्क पहाड़ियों में दफन है, प्रोफेसर ने कहा। अरे क्या ये गलत था? ऑर्नल्ड के लहजे में गुस्सा था। हाँ ये गलत था ऑर्नल्ड, लेकिन इस गलत बयानी की तह में एक मजबूरी थी। मुझे मालूम है कि तुम सिर्फ दौलत के लिए काम करते हो और मेरे पास नकद इतनी दौलत मौजूद ना थी कि मैं तुम्हें देखकर इस नक्शे की बरामदगी पर आमादा करता। इसलिए मैंने खजाने की बात की थी, क्योंकि तुम्हें दौलत चाहिए, तुम्हें दौलत मिल जाएगी, प्रोफेसर ने कहा। आप असल बात बताएं प्रोफेसर, आपने मुझे परेशान कर दिया है। ऑर्नल्ड के लहजे में हल्की सी नागवारी थी। वही बताने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। ये नक्शा किसी खजाने का नहीं और ना ही ये खजाना यहाँ पाकिशिया में मौजूद है। असल बात यह है कि रूसिया के एक साइंसदान ने एक धमाका दरियाफ्त किया था जिसको एक धात थी जो एक तरह की। इस धात का नाम इसी प्रोफेसर के नाम पर कानूफ रखा गया। इस धात की ये खासियत है कि उसके अंदर ऐसी शुआएं निकलती हैं जिसको तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं और ये ऐसा ईंधन है जो तवानाई तो पैदा करता है लेकिन खर्च नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी खलाई जहाज में ये ईंधन इस्तेमाल किया जाए तो ये खलाई जहाज सदियों तक मुसलसल उड़ाया जा सकता है। जाहिर है जब ये ईंधन खर्च ही ना होगा तो उसको तब्दील करने की ज़रूरत ही ना रहेगी। ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। तो मैं कानूफ का मंसूबा था कि इस धात से निकलने वाली कुदरती शुआओं का तज्जिया करके इन जैसी मसनूई शुआएं तैयार की जाएं। इस तरह यूँ समझो कि पूरी दुनिया एक हैरत अंगेज इनकलाब आ जाएगा। ये पेट्रोल, गैस वगैरह से तैयार होने वाले सब ईंधन बेकार हो जाएंगे। किसी भी बड़े से बड़े हवाई जहाज, बहरी जहाज के अंदर कानून शुआओं का सिर्फ एक छोटा सा जखीरा रख दिया जाएगा तो फिर उसे ईंधन की जरूरत ही ना रहेगी। तुम खुद सोचो कि ये कितनी हैरत अंगेज दरियाफ्त थी। यही वजह थी कि जब कानून हुकूमत रूसिया को इस बारे में इतला दी तो हुकूमत रूसिया ने उसे टॉप सीक्रेट करार दे दिया और कानून शुआएं मजीद रिसर्च के लिए एक अलहदा लेबॉर्ट्री कायम कर दी गई। लेकिन ना जाने क्या हुआ कि प्रोफेसर कानूफ से इस धात का टुकड़ा एक तजर्बे के दौरान मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गया। इस पर हुकूमत रूसिया को बेहद तशवीश हुई। प्रोफेसर कानूफ को ये टुकड़ा अपने एक शिकारी दोस्त से मिला था जिसने उसे सिर्फ इतना बताया था कि यह टुकड़ा आनान के शुमारी जंगल के अंदर एक कदीम और तबाहशुदा मंदिर में है मौजूद एक अंदर पड़े हुए बुत की आंख में लगा हुआ था और उसे हीरा समझ कर ले आया था। लेकिन यहाँ चोरियों को दिखाने पर उसे मालूम हुआ कि ये हीरा नहीं है तो वो बेहद मायूस हुआ। बहरहाल चूंकि ये एक नई धात थी और प्रोफेसर कानूफ धातों का माहिर समझा जाता था, इसलिए वो टुकड़ा प्रोफेसर कानूफ तक पहुंचा। फिर प्रोफेसर कानूफ ने उसकी इंतहाई हैरत अंगेज सलाहियत दरियाफ्त कर ली। प्रोफेसर कानूफ का वो शिकारी दोस्त भी मर चुका है, इसलिए रूसिया ने माहिरीन पर मबनी एक टीम भूटान के उस जंगल पर भेजी ताकि इस धात को मज़ीद तलाश किया जा सके। वहाँ तफसीली रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि ये टुकड़ा जैसे हीरा समझकर इस बुत की आंखों में लगाया गया था, सिलसिला कोए हमालिया के अंदर एक आबशार की साइड पर पड़ा हुआ एक पुजारी को मिला था। चनाचे इस आबशार को तलाश किया गया और फिर आखिरकार एक बात का इल्म हुआ कि आबशार के माखिज के करीब एक पहाड़ी है जिसे आमतौर पर हीरों की पहाड़ी कहा जाता है। चनाचे ये समझ लिया गया कि वो धात इस पहाड़ी से मिली होगी, लेकिन बेपनाह रिसर्च के बावजूद ये धात वहाँ से ना मिल सकी। अलबत्ता इस पहाड़ी से हीरे की एक छोटी सी कान जरूर दरियाफ्त हुई। फिर हुकूमत रूसिया को एक इत्तला मिली कि पाकिशिया के एक शिकारी कैसरे हसीन कुछ अरसा पहले यहाँ आया था। उसके पास इस धात का एक बड़ा टुकड़ा देखा गया था। इसकी खास निशानी यह है कि इसका रंग सब्ज होता है लेकिन अंदर से बनफशी रंग की शुआएं निकलती हैं। इस पर कैसरे हुसैन को तलाश किया गया तो मालूम हुआ कि इस धात जिसे सब्ज हीरे का नाम दिया गया था की वजह से उसका अपने साथियों से झगड़ा हो गया और कैसरे हुसैन उनसे अलहदा होकर फरार हो गया। उसके साथियों ने इसका पीछा किया, फिर उसे पाकिशिया की सरहद पर तलाश कर लिया गया, लेकिन वो शदीद जख्मी था, उसके पास सब्ज हीरा मौजूद ना था। इसने उन्हें बताया कि इससे सब्ज हीरा रास्ते में पड़ने वाले जंगल में रहने वाले कबीले ने जबरदस्ती छीन लिया। इस पर उसके साथ इस जंगल की तरफ साथी बढ़ गए और कैसरे हुसैन पाकिशिया वापस अपने घर चला गया। वहां इत्तेफाक से उसने अपने एक दोस्त शिकारी को बताया कि उसके पास इंतहाई कीमती सब्ज हीरा जो उसने अपने साथियों से छुपाने के लिए किसी जगह छुपा दिया गया है, इसका नक्शा बना लिया है ताकि कुछ अरसे बाद वो जाकर उसे हासिल कर लेगा। फिर उसे फरोख्त करके वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा। कैसरे हुसैन इस दौरान मरखप किया। हुकूमत रूसिया कैसरे हुसैन को तलाश करते करते उसके किसी दोस्त से जा टकराई जिसको उसने सब्ज हीरे के मुतलिक बताया था, लेकिन इस दोस्त ने उन्हें यह बताया कि कैसरे हुसैन फौत हो चुका है, उसकी कोई औलाद नहीं है। उसका वो दोस्त भी इसके जनाजे में शामिल था। इस पर रूसियाई एजेंटों ने कैसरे हुसैन के घर की तलाशी ली, उसे मुकम्मल तौर पर खोज डाला, लेकिन वो नक्शा ना मिल सका। फिर हुकूमत रूसिया बेबस होकर खामोश हो गई। प्रोफेसर कानूफ भी मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी डायरी में ये सारी तफसीलात दर्ज की थी। उसकी ये डायरी किसी तरह एक्रीमिया के एजेंटों के हाथ लग गई। इस तरह एक्रीमिया को इस धात का पहली बार इल्म हुआ। कानूफ ने अपनी डायरी में इस धात की तलाश के बारे में भी पूरी तफसील लिखी थी।
चनाचा एक्रीमिया ने नए सिरे से कैसरे हुसैन के इस नक्शे की तलाशी का बेड़ा उठाया। मैं चूंकि पाकिस्तान में तवील अरसे तक रहा हूँ, इसलिए उसकी तलाश का काम मेरे सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन मैं उससे जब तलाश ना कर सका तो मुझे ख्याल आया और मैंने तुम्हें यह कहकर अपने तौर पर हायर कर लिया कि यह नक्शा खजाने का है। तुमने आखिरकार वो नक्शा तलाश भी कर लिया। मैंने तुम्हें जब ये कहा था कि मैं नक्शा पूरी तफसीली रिसर्च करूंगा, तो दरअसल मैंने वो नक्शा यहाँ एक्रीमियन सफारत खाने की हवाले कर दिया और सफारती बैंक में वो नक्शा एक्रीमिया पहुंचा दिया गया। अब वहाँ माहरीन इस पर रिसर्च करेंगे और फिर दुनिया की इस हैरत अंगेज और इंतहाई कीमती धात को तलाश करेंगे। चनाचा इस वक्त ना ही मेरे पास कोई नक्शा मौजूद है और ना ही मुझे कोई इसको पढ़ना आता है। मैं तो जंगली जड़ी बूटियों की रिसर्च करता हूँ। तुम्हें याद है कि तुमसे भी मेरी मुलाकात अमेज़न के जंगल में हुई थी। अब रह गई ये बात कि तुम्हारी इस मेहनत और तलाशी का तुम्हें माकूल मुआवजा मिलना चाहिए, तो इसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। एक्रीमी सफ़ीर से मेरी बातचीत हुई है, वो तुम्हें माकूल मुआवजा देने पर आमादा हो गए हैं। प्रोफेसर ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। कितना मुआवजा? ऑर्नल्ड ने पूछा। मेरी बात उनसे हुई है, वो तुम्हें $10,000 देने पर आमादा हो गए हैं। प्रोफेसर ने कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर तुम्हारी जगह कोई और मुझे ये कहानी सुनाता तो शायद मैं यकीन न करता, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम गलत बयानी के आदी नहीं हो और वैसे भी मुझे मालूम है कि ऐसे खजाने तुम अकेले ढूंढ भी नहीं सकते। ये बड़ा जान जोखों का काम होता है, इसलिए मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया। मुझे मेरा मुआवजा दो ताकि मैं अपने साथियों समेत वापस चला जाऊं। ऑर्नल्ड की आवाज़ सुनाई थी। अभी देता हूँ। मैंने एक्रीमी सफ़ीर से ये रकम सुबह ही हासिल कर ली थी। प्रोफेसर की आवाज़ आई। फिर एक आदमी के चलने और एक अलमारी खुलने की आवाज़ें सुनाई देती रही। ये लो, अच्छी तरह चेक कर लो। प्रोफेसर ने कहा। ठीक है, शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दें। ऑर्नल्ड की आवाज़ सुनाई थी। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों तक पहुंचा दूं, प्रोफेसर ने कहा। उसके बाद दो आदमियों के चलने की आवाज़ सुनाई थी और उसके साथ ही टच की हल्की सी आवाज़ के साथ ही कमरा दोबारा तारीक हो गया। इमरान बिजली की सी तेज़ी से वापस मुड़ा और दौड़ता हुआ वो उकबी दीवार की तरफ आया और चंद लम्हों बाद वो दीवार से कूदकर उकबी सड़क पर आया और फिर तेज़ी से दौड़ता हुआ साइड गली से होकर वो कोठी के सामने की तरफ आया और इस तरफ को मुड़ गया जिधर उसकी कार मौजूद थी। उसके साथ ही उसने हाथ को सर से बुलंद करके मखसूस इशारा किया। इस इशारे की वजह थी कि जब वो कार के करीब पहुंचा तो टाइगर भी उसके पास पहुंच चुका था। टाइगर, ऑर्नल्ड उसके साथ ही वापस जा रहे थे। रकम तुमने उनकी मुकम्मल निगरानी करनी है, इसलिए तुम कार लेकर चल पड़ो। जरूरत पड़ने पर मैं ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करूंगा। इमरान ने तेज लहजे में टाइगर से कहा और खुद अपनी कार में बैठकर वो कार को प्रोफेसर की कोठी के उकबी तरफ ले आया और फिर कोठी के उकब से आगे बढ़ाकर वो साइड से होता हुआ कोठी के दूसरी तरफ सड़क पर उसे रोक दिया। अब कार का रुख कोठी के गेट के मुखालिफ से था और इमरान को बैक मिरर में कोठी का गेट नजर आ रहा था। चंद लम्हों बाद उसने गेट में से वही स्याह रंग की कार निकालकर अपनी मुखालिफ सिमत जाते देखा। वो खामोश बैठा बैक मिरर से उसे देखता रहा। जब वो काफ़ी दूर निकल गई तो उसने साइड रोड से टाइगर की कार निकलकर उसके पीछे जाती देखी तो उसने एतमीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। जब दोनों कारें उसकी नज़र से गायब हो गई तो उसने कार मोड़ी और उसे प्रोफेसर की कोठी के गेट पर ले आया। गेट पर प्रोफेसर ब्रिस्की का नाम की प्लेट मौजूद थी। इमरान ने कोट की इस जेब में हाथ डाला जिसमें मुख्तलिफ टाइप के कार्ड पड़े थे और फिर चंद कार्ड बाहर निकाल दिए। उनमें से उसने एक कार्ड मुंतखब किया। ये कार्ड एक साइंसी रिसर्च इदारे का था। कार्ड हाथ में लेकर वो नीचे उतरा। उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुला और एक मुलाजिम नमा बूढ़ी आदमी बाहर आ गया। प्रोफेसर ब्रिस्की को ये कार्ड दो। इमरान ने मुलाजिम को कार्ड देते हुए तहमकाना लहजे में कहा। जी साहब, मुकामी मुलाजिम ने कहा और वापस अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद फाटक खुला और वही मुलाजिम गेट पर नजर आया। आइए जनाब, प्रोफेसर साहब आपके मुंतज़िर हैं, मुलाजिम ने कहा और इमरान जो इस दौरान कार में बैठ चुका था सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद जब उसने कार पोर्च में रोकी तो वही मुलाजिम गेट बंद करके उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वसी अरीज कोठी में और कोई आदमी नजर न आया। इमरान इस मुलाजिम के इंतजार में वहीं पोर्च में ही रुक गया। आइए जनाब, इधर ड्राइंग रूम में, मुलाजिम ने मौतबाना लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। इमरान सर हिलाता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। बरामदे के कोने में ड्राइंग रूम का दरवाजा था। मुलाजिम इमरान को ड्राइंग रूम में छोड़कर वापस चला गया। इमरान ने ड्राइंग रूम का जायजा लिया और फिर एक सोफे में बैठ गया। चंद लम्हों बाद अंदरूनी दरवाजे से एक दुबला पतला लेकिन खासा फुर्तीला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके सर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे, जिस्म पर स्लीपिंग गाउन था और आंखों पर सोने का बना हुआ नफीस फ्रेम का चश्मा था। इमरान उसे देखकर मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। प्रोफेसर ब्रिस्की, प्रोफेसर ने अंदर आते अपना तारुफ कराते हुए कहा। अगर सिर्फ बाल सफ़ेद कर लेने से प्रोफेसर मौगा से प्रोफेसर ब्रिस्की बन सकता है तो फिर वाकई मुझे प्रोफेसर ब्रिस्की से मिलकर बेहद मुसरत हो रही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम कौन हो? प्रोफेसर ब्रिस्की की आंखें हैरत से फैलती चली गई। इमरान ने बड़े एतमीनान से रेडीमेड मेकअप हटाना शुरू कर दिया। ओहो, तुम प्रिंस ऑफ ढम,
वाह कमाल है, प्रोफेसर ब्रिस्की ने यकलख्त इंतहाई मुसरत भरे अंदाज में चीखते हुए कहा। फिर वो दौड़कर इस तरह इमरान से लिपट गया जैसे सदियों के बाद किसी अजीज तरीन दोस्त से अचानक मुलाकात हो रही हो। अरे अरे मेरी पसलियां असली हैं प्रोफेसर, ये रेडीमेड नहीं है, इमरान ने मसनूई अंदाज में चीखते हुए कहा। प्रोफेसर ब्रिस्की हंसते हुए हट गया। ओह, किस कदर तवील अरसे के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। वेरी गुड, लेकिन ये कार्ड तो, प्रोफेसर ब्रिस्की ने हैरत भरे लहजे में कहा। कार्ड भी तुम्हारे सर के बालों की तरह नकली है, प्रोफेसर मौगा से इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा अच्छा, तुम ये समझ रहे थे कि मैंने नकली बाल लगा रखे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, ये बाल असली हैं, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मेरा ख्याल है तुम्हारी और मेरी मुलाकात 8 सालों बाद हो रही है। इस दौरान तुम्हारे सुनहरे बाल किस तरह इस कदर सफेद हो सकते हैं जबकि चेहरे और जिस्म पर बुढ़ापे के तासुरात मौजूद नहीं हैं? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। ये एक जड़ी बूटी का कारनामा है प्रिंस, जिसे मैंने इस्तेमाल तो किसी और मकसद के लिए किया था, लेकिन रिजल्ट ये निकला कि बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए। मुझे खूबसूरत लगे इसलिए मैंने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन तुम बताओ, तुम क्या खाते हो? बिल्कुल उसी तरह सेहतमंद और निखरे हुए हो जैसे 8 साल पहले थे। मुझे तो तुम्हें देखकर यूं लग रहा था जैसे 8 सालों के बजाय 8 मिनटों बाद दोबारा मुलाकात हो रही है, प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा। अरे कहाँ प्रोफेसर, बस सिर्फ बाल सफेद नहीं हुए, वरना तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इमरान ने कहा और प्रोफेसर कहका मारकर हंस पड़ा। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए मंगवाता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। नहीं प्रोफेसर, मुझे अभी जल्द वापस जाना है, फिर आऊंगा और तफसीली मुलाकात होगी। फिलहाल तो मुझे वो कागज दे दो जो तुमने इन लोगों के जरिए हासिल किया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्रोफेसर मोगा से इस तरह उछला जैसे उसे हजारों वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। क्या मतलब? कैसा कागज? कौन? आर्नल्ड, प्रोफेसर ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। प्रोफेसर, मैं तुम्हारी और आर्नल्ड की उस सारी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज अपने कानों से सुन चुका हूं जो तुमने उकबी कमरे में बैठकर बात की। मैं तुम्हारी आवाज़ पहचान गया था, इसलिए मुझे यकीन था कि तुम्हारे और आर्नल्ड का अहमक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। इस बेचारे को क्या मालूम था कि इसका पाला प्रोफेसर मोगासे से पड़ गया, और ये भी मुझे यकीन है कि वो $10,000 भी तुम्हारे आदमी वापस हासिल कर लेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम आर्नल्ड के पीछे यहाँ आए हो? प्रोफेसर मोगासे ने यकलक संजीदा होते हुए पूछा। हाँ, दरअसल वो कागज जिसे तुम नक्शा समझ रहे हो नक्शा नहीं है, बल्कि मेरी आया की माँ का एक खानदानी तावीज़ है जो उसे उसके बाप दादा की तरफ से मिला था। मैंने सोचा कि ख्वामखा प्रोफेसर मोगासे इस पर सर खपाता रहेगा, इसलिए मैं जाकर वो तावीज़ इससे लूँ और अपनी आया की माँ को वापस दे दूँ, वरना अब अगर उसे एक छींक भी आई तो वो यही समझेगी कि ये छींक ना आती अगर उसके पास ये गले में तावीज़ मौजूद होता। हमारे यहाँ औरतों और ख़ास तौर पर बूढ़ी औरतों के ख्याल के मुताबिक कायनात का सारो कारोबार सिर्फ तावीज़ से चलाया और रोका जा सकता है। ऑर्नर ने इस रक्षा की बरामदगी के लिए एक मकामी बदमाश विकी की मदद हासिल की और इससे गलत फहमी हो गई कि मेरी आया के वालिद का नाम कैसरे हुसैन था, इसलिए उसने कैसरे हुसैन का मकान ढूंढा और इस बूढ़ी औरत का तावीज़ खींचकर ऑर्नर को दे दिया और ऑर्नर तुमसे $10,000 ले गया, इमरान ने कहा। मुझे मालूम है कि तुम गलत बयानी नहीं किया करते। क्या वाकई वो नक्शा नहीं है? प्रोफेसर मोगासे ने हैरत भरी लहजे में कहा। यही बात ऑर्नर ने तुम्हारे मुतल्लिक कही थी, इसलिए वो बेचारा तुम्हारी बताई हुई ऊट पटांग कहानी पर यकीन करके सिर्फ $10,000 लेकर वापस चला गया। बहरहाल हम दोनों ही गलत बयानी नहीं करते, यही हम दोनों में वाहद कदर मुश्तरक है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और प्रोफेसर मोगासी फीकी सी हंसी हंसकर रह गया। अगर वाकई वो नक्शा नहीं है तो इसका मतलब है कि अब प्रोफेसर मोगासे बूढ़ा हो चुका है, प्रोफेसर मोगासे ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर उसने जेब से वही बुसीदा सा कागज निकाला और उसे खोलकर देखने लगा। नहीं, ये नक्शा है, इसे माटी कोड में तहरीर किया गया है, प्रोफेसर मोगासे ने कहा। तो इमरान ने भी इख्तियार हंस पड़ा। कैसरे हुसैन बेचारा एक आम सा शिकारी होगा, उसे माटी कोड का भला कहाँ से इल्म होगा? वैसे तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि माटी कोड में 4 का हिस्सा हमेशा उल्टा लिखा जाता है, अब तुम खुद चेक कर लो, इमरान ने कहा। प्रोफेसर चौंक पड़ा। ओ हाँ ठीक है, ये वाकई ही माटी कोड नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये तावीज़ क्या होता है? प्रोफेसर मुगासे ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये एक पुरअसरार इल्म है जिसमें हिंसे की एक ताकत महफूज होती है, इसलिए मुख्तलिफ हिंसों को खानों में लिखने से उनको मखसूस ताकत का मुजस्मा कहा जाता है। इससे बलाएं दूर होती हैं और पूरी इसरार ताकतें मदद करती हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरी सराहत ताकतें, ठीक है ये लो और इस बूढ़ी औरत को दे दो, प्रोफेसर मोगासे ने मुंह बनाते हुए कहा और कागज इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए इसे जेब में डाल दिया। शुक्रिया प्रोफेसर, अब मुझे ये बता दो कि वो नक्शा तुम्हें क्यों चाहिए था, इमरान ने कहा। जब तुम कह रहे हो कि तुमने मेरी और आर्नल्ड की बातें सुनी हैं तो तुम्हें फिर ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, प्रोफेसर ने इस बार कतरे बेजार से लहजे में कहा। वो आर्नल्ड था जो प्रोफेसर मोगासे को नहीं जानता, मैं प्रिंस हूँ जो प्रोफेसर मोगासे को अच्छी तरह तक जानता है।
اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے اصل بات بتا دو. تم یہاں میرے مہمان ہو سکتا ہے وہ نقشہ تمہیں تلاش کر کے دے دوں. عمران نے کہا تو پروفیسر مغاسے کی آنکھوں میں یکلک چمک ابھر آئی. او ہاں پرنس، تم واقعی یہ کام کر سکتے ہو. بہرحال میں تم سے غلط بیانی نہ کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم خود بھی نقشہ پڑھنے کے ماہر ہو، اس لیے نقشہ دیکھنے میں اصل بات سمجھ جاؤ گے. بہرحال یہ بتا دوں کہ وہ نقشہ روسیہ کی ایک ایسی خفیہ لیبارٹری کا ہے جس میں دنیا کا سب سے مہلک ہتھیار تیار ہو رہا ہے جسے وائٹ روز کا نام دیا گیا ہے. پروفیسر مغاسے نے کہا. مہلک ہتھیار اور نام وائٹ روز؟ بہت خوب نام رکھنے والے نے رکھا ہے، خوش ذوق معلوم ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی سڑکیں بنانے والے انجن کا نام گلاب کی پتی ایک خوش ذوق نے رکھا تھا اور یہ نام بے حد پسند کیا گیا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پروفیسر کہکا مار کر ہنس پڑا. ہاں ایسا ہی نام ہے. بہرحال اس وائٹ روز کے بارے میں ایکریمیا کو شدید خدشات اور پریشانیاں لاحق ہیں کیونکہ وائٹ روز کے بارے میں اب تک جو معلومات مل سکی ہیں اس کے مطابق اگر یہ ہتھیار تیار ہو گیا تو پھر دنیا میں طاقت کا توازن یکسر ختم ہو جائے گا اور روسیہ کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی. اس کا نتیجہ تم بخوبی سمجھ سکتے ہو. اس لیے ایکریمیا چاہتا ہے کہ اس ہتھیار کو ختم کر دیا جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس لیبارٹری کے بارے میں باوجود سرتوڑ کوششوں کے کچھ معلوم نہیں ہو سکا. بس اتفاق سے جتنا معلوم ہو سکا ہے کہ لیبارٹری کو تعمیر کرنے والا ایک انجینئر شکار کھیلنے کا شوقین تھا اور اس کا ایک پاکیشیائی ساتھی تھا. اس کا نام کیسر حسین تھا. ایک مہم کے دوران وہ انجینئر جس کا نام کانوف تھا ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا. اس کا ذاتی سامان اس کیسر حسین کے قبضے میں آ گیا. اس ذاتی سامان میں وہ نقشہ بھی تھا جو اس انجینئر نے اپنے طور پر اس لیبارٹری کے بارے میں تیار کیا تھا. تب سے کیسر حسین کی تلاش کی جا رہی ہے اور میں اسی سلسلے میں یہاں گزشتہ 6 ماہ سے موجود ہوں، لیکن صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ اس شکاری کیسر حسین کی رہائش یہاں کے ایک پرانے محلے بشیار خانے میں تھی، لیکن یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے. اس کی ایک اکلوتی بیٹی ہے جس نے یہ مکان فروخت کر دیا اور اس کے بعد اس کا پتہ نہ چل سکا. تنگ آ کر میں نے ایکریمیا میں آرنل گروپ سے رابطہ قائم کیا. یہ گروپ ایسے معاملات میں بے حد ہوشیار سمجھا جاتا ہے لیکن تاہم اسے اصل بات نہ بتائی جا سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے یہی بتایا یہ ایک بہت بڑے خزانے کا نقشہ ہے. اس نے مجھے یہ کاغذ لا دیا. میں یہی سمجھا کہ یہ مارٹی کوڈ میں ہے. ویسے اپنے طور پر میں نے اسے ڈی کوڈ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے میں نے آرنلڈ کو ایک کہانی سنا کر اور $10,000 دے کر مطمئن کر دیا. اب میرا پروگرام تھا کہ میں واپس ایکریمیا جاتا اور وہاں مارٹی کوڈ کے ماہرین کی مدد سے اسے ڈی کوڈ کرتا، لیکن تم نے ساری بات ہی ختم کر دی. پروفیسر موگاسے نے سر ہلاتے ہوئے کہا. کیا یہ بات یقینی ہے کہ اس کیسر حسین کے پاس اس لیبارٹری کا نقشہ موجود تھا؟ عمران نے کہا. ہاں اطلاع تو خاصی مصدقہ تھی. اس نے ایک آدمی کو یہ نقشہ دکھایا بھی تھا کہ یہ اس کے شکاری دوست کے سامان میں تھا. کسی خزانے کا نقشہ ہے لیکن پڑھا نہیں جا سکتا. اس آدمی کے ذریعے ایک ایکریمی ایجنٹ کو اس کی اطلاع ملی اور چونکہ کیسر حسین اور کانوف اکٹھے شکار کھیلتے تھے اس سے یہی نتیجہ نکلا کہ اس لیبارٹری کا نقشہ ہے. پروفیسر مغاسے نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوکے، میں کوشش کروں گا کہ اپنے مہمان کی کوئی خدمت کر سکوں، لیکن یہ لیبارٹری تو روسیہ میں ہوگی اور اس کا نقشہ مل بھی جائے تب بھی روسیہ میں اس لیبارٹری کو تباہ کرنا خاصا مشکل کام ہے. وہ نہیں، اگر یہ لیبارٹری روسیہ میں ہوتی تب تو ہمارے ایجنٹ اسے آسانی سے تلاش کر لیتے. یہ لیبارٹری روسیہ میں نہیں ہے کیونکہ وائٹ روز کی تیاری کے لیے ایک مخصوص دھات جسے اشازہ کہا جاتا ہے کی کثیر مقدار میں ضرورت ہوتی ہے. اس لیے یہ لیبارٹری وہیں قائم ہو سکتی ہے جہاں اشازات کی کثیر مقدار ملتی ہو، لیکن ایکریمین خلائی سیاروں نے پوری دنیا میں ہر جگہ چھان ماری ہے جہاں اشازہ مل سکتی ہے، لیکن وہاں کہیں بھی ایسی لیبارٹری کا کوئی کلو نہیں ملا. صرف ایک کلو ایسا ملا تھا جس سے یہ اشازہ بنتا ہے کہ یہ لیبارٹری آٹان کے جنگلوں میں کہیں بنائی گئی ہے، لیکن باوجود تلاش کے وہاں بھی اس کا پتہ نہیں چل سکا. پروفیسر مغاسے نے جواب دیا اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. اوکے پروفیسر، میں جلد ہی اس بارے میں تمہیں کوئی اطلاع دوں گا. عمران نے مصافیہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. کیا میں امید رکھوں پرنس کی تم نقشہ تلاش کرنے کے بعد بالا کوئی چکر چلانے کی کوشش نہ کرو گے؟ پروفیسر مغاسے نے کہا. ارے نہیں پروفیسر، فکر مت کرو، مجھے ایسے ہتھیاروں اور لیبارٹریوں سے کوئی دلچسپی نہیں. نہ ہی پاکیشیا کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ طاقت کا توازن روسیہ کے حق میں جاتا ہے یا ایکریمیا کے. یہ سپر پاورز کا مسئلہ ہے، وہی اس پر سر کھپاتی رہیں تو اچھا ہے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پروفیسر مغاسے کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے. دانش منزل کے آپریشن روم میں عمران ایک مخصوص کرسی پر بیٹھا ایک پرانے کاغذ کو دیکھنے میں مصروف تھا. وہ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا. اس نے آتے ہی بلیک زیرو کو چائے بنانے کا کہا اور پھر جیب سے وہ پرانا سا کاغذ نکال کر اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا. کاغذ پر واقعی ایک پیچیدہ سا نقشہ بنا ہوا تھا. جگہ جگہ سے سیاہی بھی مٹی ہوئی تھی اور نقشے کی لکیریں خاصی دھندلی تھی. تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو نے چائے کی پیالی لا کر اس کے سامنے رکھی تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کاغذ میز پر رکھا اور چائے کی پیالی اٹھا لی. اس کی فراخ پیشانی پر گہری سوچ کی پچار کی لکیریں نمایاں تھی. آپ کچھ ضرورت سے زیادہ الجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کیا کوئی خاص نقشہ ہے؟
ब्लैक ज़ीरो ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैंने सोचा कब तक इस छोटे से फ्लैट में पड़ा रहूंगा, इसलिए कोई आलीशान कोठी बनाई जाए। लेकिन जाहिर है आलीशान कोठी आलीशान नक्शे से ही बन सकती है। चनाचा आलीशान नक्शे की तलाश शुरू कर दी। ऐसा क्या करूं कि खाली शानदार नक्शे तो मिल जाते हैं लेकिन आलीशान नक्शे नायाब हैं। बड़ी मुश्किल से ये नक्शा मिला है, लेकिन ये तो मुझे कोठी से ज्यादा किसी लेबॉर्ट्री का अंदरूनी नक्शा लग रहा है। शायद किसी साइंसदान की कोठी हो। इमरान ने चाय पीकर चुस्कियां लेते हुए मुस्कुराकर कहा तो ब्लैक ज़ीरो भी इख्तियार हंस पड़ा। तो ये नक्शा किसी लेबॉर्ट्री का है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वाह, इसका मतलब है दानिश मंजिल की दानिश अब कुछ तुम्हारी खोपड़ी में पड़ने लग गई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। दानिश मंजिल की दानिश तो आप हैं, तो बेचारी सिर्फ मंजिल है, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। अच्छा तरीका है असल बात उगलवाने का, बहरहाल तुम चीफ हो, अब तुमसे क्या छुपाना, इमरान ने हंसते हुए कहा। फिर उसने अपनी आया की माँ के फ्लैट में आमद से लेकर प्रोफेसर मुगासे से मुलाकात तक की पूरी तफसील सुना दी। ओह, तो ये वही नक्शा है, आपने तलाश कर लिया, ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। हाँ, मुझे और टाइगर को वो 2 रोज कोशिश करनी पड़ी और शिकारी कैसरे हुसैन की बेटी से मुलाकात हो गई। वह यहाँ मकामी कॉलेज के प्रिंसिपल है, इसके पास इसके बाप का सामान मौजूद था। उसने बड़ी खुशी से वो सामान मेरे हवाले कर दिया क्योंकि उसके लिए ये फजूल था। इस सामान में ये नक्शा भी था, मैं वही ले आया, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ये प्रोफेसर मुगासे क्या एक्रीमियन एजेंट है? इसका नाम तो पहले कभी नहीं सुना, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इन मानों में ये एजेंट नहीं है जिन मानों में तुम समझ रहे हो, फील्ड वर्क वाला। ये एक्रीमिया के एक खसूसी सेल का इंचार्ज है। इस सेल के जिम्मे मखसूस किस्म के काम होते हैं, ऐसे ही जैसे इस नक्शे की तलाश। इस तरह ये आम एजेंटों की तरह रूसिया वालों की नजरों में नहीं रहते। मेरी मुलाकात इससे एक्रीमिया में एक मिशन के दौरान हुई थी, तब से उसे जानता हूँ। वैसे बसाते खुद प्रोफेसर अच्छा आदमी है, इमरान ने जवाब दिया। तो अब आप ये नक्शा उसे दे देंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। देना तो है क्योंकि मैंने उससे वादा कर लिया है, लेकिन असल बात यह है कि मुझे ये नक्शा देखकर एक और शक पड़ रहा है कि प्रोफेसर मुगासे ने मुझसे भी गलत बयानी की। ये नक्शा वाकई किसी साइंसी लेबॉर्ट्री का है, लेकिन रूसिया वाले लेबॉर्ट्रियाँ बनाते हैं वो एक मखसूस तर्ज में बनाते हैं, और इस तर्ज में लेबॉर्ट्री एक्रीमियन भी नहीं होती। ये तर्ज तो इसराइली हो सकती है, इमरान ने कहा। और ब्लैक ज़ीरो चौंक पड़ा। इसराइली? लेकिन अगर ये इसराइली है तो फिर एक्रीमिया को इसकी तलाश कैसे हो सकती है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यही बात तो मुझे उलझन में डाले हुई है। अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि प्रोफेसर मुझे भी डॉज देने की कोशिश कर रहा है। इमरान ने दोबारा मेज पर रखा हुआ कॉकस उठाकर उसे गौर से देखने लगा। लेकिन उसे डॉज देने का क्या फायदा हो सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यही तो मैं सोच रहा हूँ, इमरान ने कहा। क्या इस नक्शे से लेबॉर्ट्री के महल्ले वकू का इल्म होता है कि ये लेबॉर्ट्री कहाँ है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, एक इशारा मौजूद है और इस इशारे के मुताबिक ये लेबॉर्ट्री किसी पहाड़ी इलाके में वाक़या है। एक और इशारा ऐसा है जिसकी मुझे बावजूद कोशिश के समझ नहीं आ रही। अगर इस इशारे की समझ आ जाए तो फिर बात वाज़ेह हो जाएगी। ठहरो, मेरा ख्याल है इस सिलसिले में प्रोफेसर ताज से बात की जाए, वैसे मामलात में अथॉरिटी है, इमरान ने कहा। और टेलीफोन अपनी तरफ खिसका कर उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। प्रोफेसर ताज क्या पाकिस्तान में रहते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने नंबर डायल करते हुए पूछा। हाँ, वो ऐसी लेबॉर्ट्रियों के नक्शे बनाने के माहिर हैं। उनकी सारी उम्र एक्रीमिया में गुजरी है, अब रिटायर होकर गुज़िश्ता चंद सालों से वापस पाकिस्तान आए हैं। एक तकरीब में उनसे मुलाकात हुई थी। वो इस टॉपिक पर काफ़ी देर उनसे डिस्कस रही, इमरान ने कहा, क्योंकि दूसरी तरफ से मुसलसल घंटी बजने के बावजूद रिसीवर ना उठाया जा रहा था। फिर रिसीवर उठाए जाने की आवाज़ सुनाई थी। यस, ताज बोल रहा हूँ, एक कपकपाती हुई आवाज़ सुनाई थी। ये प्रोफेसर ताज थे। वैसे तो वो इतने बूढ़े ना थे जितनी आवाज़ से जाहिर होता था, लेकिन उन्हें गले की कोई ऐसी बीमारी थी कि आवाज़ कपकपाती हुई महसूस होती थी। प्रोफेसर ताज, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो इमरान बेटे, तुम आज कैसे मेरी याद आ गई? तुमने तो वादा किया था कि जल्द मिलोगे, प्रोफेसर ताज ने कपकपाते हुए लहजे में कहा। प्रोफेसर साहब, आपके गले की बीमारी के लिए नुस्खा ढूंढता रहा हूं ताकि आपकी आवाज़ किसी हद तक कपकपाहट तो दूर हो सके, लेकिन अब क्या करूं, जो नुस्खा गले का मिलता है इसमें ऐसी दवाएं होती हैं जिनका मिजाज सर्द होता है, और सर्द मिजाज दवाएं तो और ज़्यादा सर्दी पैदा करती हैं। कोई गर्म मिजाज नुस्खा मिले तो बात बने। इमरान की जुबान चल पड़ी और प्रोफेसर कपकपाते हुए लहजे में हंस पड़े। ओह शरीर आदमी, तुम्हें ये बात सुनकर तो यूँ महसूस होता है जैसे तुम बस एक खंडरे से शोख मिजाज नौजवान हो, लेकिन इस रोज़ तकरीब में तुमने मेरे साथ जिस तरह लेबॉर्ट्रियों की तरज़ तामीर पर बातचीत की, उसका सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मुझे तसव्वुर भी ना था कि यहाँ पाकिस्तान में कोई आदमी इस टॉपिक पर इस गहराई में मालूमात रख सकता है, इसलिए मुझे तुमसे दोबारा मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। बहरहाल बताओ कैसे फ़ोन किया, प्रोफेसर ताज ने कहा। प्रोफेसर, एक लेबॉर्ट्री का नक्शा मेरे पास है, इसमें चंद ऐसी बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही। पहले तो मेरा ख्याल था कि आपसे फ़ोन पर ही डिस्कस कर ली जाए, लेकिन अब मेरा ख्याल बदल गया है।
اگر آپ اجازت دیں تو میں خود آ جاؤں، عمران نے کہا۔ اوہ شوق سے، میں تو پہلے ہی تم سے دوبارہ ملاقات کا خواہش مند ہوں، آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، پروفیسر نے کہا۔ اوکے پروفیسر، شکریہ، میں آ رہا ہوں، پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی، عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ یہ اچانک آپ کا ارادہ کیسے بدل گیا؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس معاملے پر اگر تفصیل بات چیت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر میرا اندازہ درست نکلا تو پھر یوں سمجھو کہ ایک اور مہم پیش آ جائے گی، عمران نے کہا اور نقشہ اٹھا کر اس نے جیب میں ڈالا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار پروفیسر تاج کی کوٹھی کے گیٹ پہ موجود تھی۔ ملازم نے اس کا نام سنتے ہی پھاٹک کھول دیا، شاید پروفیسر تاج نے اسے پہلے ہی ہدایت دے رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران جب ملازم کی رہنمائی میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو لمبے قد اور قدرے بھاری جسم کے پروفیسر تاج نے بڑی گرم جوشی سے اسے مصافحہ کیا۔ خوش آمدید، حقیقت ہے مجھے اپنے ملک کے تم جیسے جوہر قابل سے مل کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، پروفیسر تاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ کو نزلہ زکام بھی لاحق ہے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نزلہ زکام؟ کیا مطلب؟ پروفیسر تاج نے چونک کر پوچھا۔ یہ جوہر تو نزلہ زکام دور کرنے کے کام آتا ہے، جیسے جوشاندے کا جوہر، جڑی بوٹیوں کا جوہر وغیرہ۔ قابل بھی شاید کسی جڑی بوٹی کا نام ہوگا، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو پروفیسر تاج کہکا مار کر ہنس پڑا۔ اوہو یہ بات ہے، کپکپاتی ہوئی آواز کی وجہ سے کہکا بھی کپکپاتا ہوا تھا۔ تم بہت شریر ہو، بہرحال کہاں ہے وہ نقشہ؟ میں اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہوں، پروفیسر تاج نے ہنستے ہوئے کہا۔ کمال ہے، یہ بے چین آپ کا تخلص تو نہیں، پروفیسر تاج بے چین؟ پہلے آپ مجھ سے ملنے کے لیے بے چین تھے، اب آپ نقشہ دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور پروفیسر ایک بار پھر کپکپاتے ہوئے لہجے میں ہنس پڑا۔ میں اس لیے بے چین ہوں کہ وہ کیسا نقشہ ہے جس نے تم جیسوں کو الجھن میں ڈال دیا، پروفیسر نے کہا اور اس بار عمران بھی ہنس پڑا۔ پھر اس نے جیب سے وہ کاغذ نکالا اور اسے پروفیسر کے سامنے موجود میز پر پھیلا دیا۔ پروفیسر نے ٹیبل لیمپ جلا دیا، اسی لمحے پروفیسر کا ملازم اندر داخل ہوا۔ اس نے کافی کا ایک ایک کپ خاموشی سے ان دونوں کے سامنے رکھا اور اسی طرح خاموشی سے باہر چلا گیا۔ پروفیسر نقشے پر جھکا ہوا تھا، اس نے میز پر ہی پڑا ہوا آتشی شیشہ اٹھایا اور اس کی مدد سے غور سے نقشے کو دیکھنے لگا۔ یہ نقشہ کسی ایسی لیبارٹری کا ہے جس میں کسی شعاع پر ریسرچ کی جانی مقصود ہے، پروفیسر نے کافی دیر تک نقشہ دیکھنے کے بعد کہا اور عمران پروفیسر کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہو یہ نتیجہ آپ نے کیسے اخذ کیا ہے پروفیسر؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ یہ بات تو نقشہ دیکھنے کے باوجود اس کے ذہن میں نہ آئی تھی۔ اس میں تمام کاریڈ اور بیزوی انداز میں رکھے گئے ہیں، اور بیزوی انداز میں کاریڈ صرف اس وقت بنائے جاتے ہیں جب مسئلہ کسی روز کا ہو۔ بیزوی کاریڈ شعاؤں کے مہلک اثرات کو روک دیتے ہیں، پروفیسر نے اس طرح نقشے پر جھک جھک کر کہا تو عمران کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اوہ پروفیسر، آپ واقعی اس معاملے میں اتھارٹی ہیں، ویری گڈ، واقعی آپ کا خیال درست ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس لیبارٹری کا محل وقوع کیا ہے۔ اوپر جو شمالی طرف مثلث بنی ہوئی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لیبارٹری کسی پہاڑی علاقے میں ہے، کیونکہ مسلسل پہاڑی علاقے کا مخصوص نشان ہے، لیکن مثلث کے نتیجہ ایک دائرہ ہے اور اس کے سمجھ نہیں آئی، عمران نے کہا۔ دائرے کا مطلب ہے کہ لیبارٹری انڈر گراؤنڈ ہے، یہ تو واضح سی بات ہے، لیکن اس سے محل وقوع کا علم نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو لاکھوں پہاڑی سلسلے ہوں گے، البتہ محل وقوع تلاش کرنے کے لیے ایک اشارہ موجود ہے، اور وہ ہے اس لیبارٹری کے راستے کے اوپر لکھے ہوئے دو حروف ٹی اور این ہیں، پروفیسر نے کہا۔ ہاں میں نے بھی دیکھے ہیں، لیکن ان دونوں حروف کو تو کاٹ دیا گیا ہے، ان پر لکیریں پڑی ہوئی ہیں۔ ویسے بھی ٹی این سے کوئی ملک سامنے تو نہیں آتا، عمران نے کہا اور پروفیسر دھیرے سے ہنس پڑا۔ یہی تو خاص بات ہے عمران بیٹے، یہ الفاظ کٹے نہیں ہیں، بلکہ لکیر کا مطلب ہے کہ ان دونوں حروف سے پہلے اور درمیان میں لفظ ہے جو پڑھا جائے، یعنی ATAN، اور وہاں اب بات صرف صاف ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لیبارٹری سلسلہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں موجود ملک آٹان میں بنائی گئی ہے، پروفیسر نے آتشی شیشہ واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اوہ آٹان کا اشارہ تو پہلے سے موجود ہے، اور آٹان کے شمالی حصے کے جنگلات سے بھرے ہوئے ہیں جہاں ہر قسم کا شکار ملتا ہے، اور وہ آدمی جس کے سامان سے یہ نقشہ ملا تھا وہ بھی آٹان کے جنگلوں میں ہی شکار کھیلتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات واضح ہو گئی، بے حد شکریہ پروفیسر، آپ نے واقعی ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تو خیر ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ نقشہ کس سے ملا ہے یا کس سے نہیں، لیکن ایک اور بات میں تمہیں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نقشہ پروفیسر ہارڈنگ کا تیار کرتا ہے، یہ اس کا مخصوص سٹائل ہے، اور میں نے پروفیسر ہارڈنگ کے بنے ہوئے نقشے دیکھے ہیں، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پروفیسر ہارڈنگ؟
آپ کا مطلب ہے جو ایکریمیا میں رہتے ہیں؟ اور اس موضوع پر جن کے مقالے بھی شائع ہوتے رہتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہی پروفیسر ہارڈنگ، لیکن اب وہ ایکریمیا میں نہیں رہتے، بلکہ وہ گزشتہ 3-4 سالوں سے اسرائیل میں ہیں۔ وہاں ایک یونیورسٹی میں ڈیفنس کنسٹرکشن شعبے کے سربراہ ہیں۔ یہ نقشہ انہوں نے ہی تیار کیا ہے۔ ان کا مخصوص انداز اچھی طرح پہچانتا ہوں کیونکہ میں کافی عرصے تک ان کا شاگرد رہا ہوں، پروفیسر تاج نے کہا، اور عمران کے ہونٹ بھینچ گئے۔ اوکے پروفیسر، آپ کا بے حد شکریہ، اب مجھے اجازت دیجیے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پروفیسر نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کار میں بیٹھا خاصی تیز رفتاری سے واپس دانش منزل کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے کیونکہ پروفیسر کی باتوں نے اس کے ذہن میں اس معاملے کے بارے میں کئی نئے در و پیچ کھول دیے تھے۔ جو صورتحال وہ اب تک سمجھ رہا تھا وہ ساری الٹ پلٹ ہو کر رہ گئی تھی، اور اب دانش منزل میں اطمینان سے بیٹھ کر اس ساری صورتحال پر نئے سرے سے غور کرنا چاہتا تھا۔ کچھ پتہ چلا محلے وقوع کا؟ Like, comment, share, press the bell icon.